मेरा नाम डॉक्टर अमरजीत है। मैं स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पीजीआई चंडीगढ़ में प्रोफेसर हूँ। तो आज हम बात करेंगे एमपीबीटी रूम गायनी ओपीडी, जो नई ओपीडी है पीजीआई की, उसके बारे में। इसको मल्टीपर्पज़ बिहेवियर थेरेपी रूम कहते हैं। इसकी शुरुआत एक्चुअली हमारे यहाँ 5-6 साल पहले हो गई थी। इसमें शुरू में डॉक्टर संतोष ने, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट की थी, उन्होंने मेरे अंडर पीएचडी की थी। उसमें जो औरतों में पेशाब लीकेज की प्रॉब्लम होती है उस पर पीएचडी की थी, और बहुत ही आसान कसरतों के थ्रू उसका इलाज उन्होंने संभव करके दिखाया। तो उस पीएचडी के टॉपिक को लेकर हमने एक डीबीटी का प्रोजेक्ट, जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो शुरू किया था 2 साल के लिए। तो उसमें इसी समस्या जो औरतों में होती है पेशाब लीकेज की, 2 साल तक हमारा प्रोजेक्ट चला था। उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे। उसी चीज़ को आगे बढ़ाकर हमने एमपीबीटी रूम शुरू किया। एमपीबीटी में मल्टीपर्पज़ जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, बिहेवियर थेरेपी रूम, उसमें है कि औरतों की कई बीमारियां, पहले सिर्फ पेशाब लीकेज पे फोकस किया था। अब हम जैसे बच्चादानी बाहर आती है, उसको यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं, या बच्चा ना होना, इनफर्टिलिटी, या मीनोपॉज जिसको हम रजोनिवृत्ति कहते हैं, या लड़कियों में महीने के टाइम दर्द होता है। तो इन सब परेशानियों का जब गायनी में डॉक्टर उनको पर्चा बना लेते हैं, देख लेते हैं, सारे चेकअप के बाद इस कमरे में भेज देते हैं। तो यहाँ हमारे रिसर्च स्टाफ हैं, डॉक्टर रुचि, डॉक्टर नेहा और डॉक्टर पूर्णिमा। ये सब उन मरीजों को आराम से बैठकर काउंसलिंग करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमारा 2013 से चल रहा है और 2015 तक 3 साल तक रहेगा। तो इसकी खास बात यह है कि जहाँ पर हम जैसे औरतें आती हैं यहाँ दिखाने पीजीआई में, तो सिर्फ उनको ही नहीं देखते, उनके सारे परिवार को, उनके जैसे हस्बैंड साथ में आए हैं, या माँ आई है, या सास आई है, या और भी कोई रिश्तेदार साथ में हैं, देवरानी जेठानी, वो सबको बिठाकर आराम से हम काउंसलिंग करते हैं, और जो भी दिक्कतें उनकी होती हैं उनको सुनते हैं, और उसके बारे में जहाँ तक हो सके उनको हम बिना दवाई के ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम बच्चादानी की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी कसरतों के थ्रू और लाइफस्टाइल चेंज के थ्रू हम उसको ठीक कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस में। तो ये प्रोजेक्ट का अभी तक का हमारा रिस्पॉन्स अच्छा है कि इससे मरीज भी खुश हैं और डॉक्टर भी। जो मरीज एमपीबीटी रूम में आते हैं, तो कई मरीज तो ऐसे हैं कि जैसे हमारे यहाँ से सलाह लेके गए, उनकी पेशाब लीकेज या प्रोलैप्स की प्रॉब्लम ठीक हुई, वो दोबारा भी आते हैं हमें ये बताने कि डॉक्टर साहब आपकी सलाह से बहुत फ़ायदा हुआ। ज़्यादातर लोग बहुत खुश हैं इस तरह की सर्विस से, और वो कह रहे हैं कि पीजीआई ने चलो इस तरह की बात शुरू तो की। और यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोजेक्ट को चलाने में गायनी डिपार्टमेंट में डॉक्टर धालीवाल जो यहाँ की हेड हैं, डॉक्टर वनीता जैन, डॉक्टर वनीता सूरी, डॉक्टर नीलम अग्रवाल, डॉक्टर सीमा चोपड़ा, और भी सारे स्टाफ, जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट, सभी डॉक्टरों की पूरी हेल्प मिल रही है। हेलो मैम। मेरा नाम है डॉक्टर नेहा। मैंने कल ही प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है 12 मार्च को। हेलो नेहा, पहले तो तुम बैठो। थैंक यू मैम। और दूसरी बात है कि मुझे मैडम मत कहो, मैं रुचि हूँ। ये डॉक्टर पूर्णिमा है, ये प्रोजेक्ट में सीनियर है, और उम्र में भी हमसे सीनियर है। तुम चाहो तो इनको मैडम कह सकती हो। क्यों भी क्यों? मैं मैडम क्यों? देखो नेहा, यहाँ कोई मैडम नहीं है, हम सब बराबर हैं, सब मिलकर काम करेंगे। वेलकम टू दिस रूम। थैंक यू मैम। मैं तो घबरा रही थी, पता नहीं इस रूम का माहौल कैसा होगा, मगर सच में आप दोनों ने इस रूम का माहौल कितना खुशनुमा बना रखा है। थैंक यू सो मच, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। इस गलतफहमी में मत रहना नेहा, हम बहुत खतरनाक लोग हैं। वो तो डॉक्टर अमरजीत ने तुम्हें तंग करने से मना किया हुआ, वरना हम तो पता नहीं क्या क्या कर देते अभी तक। चुप करो, हो गया इसका शुरू। देखो नेहा, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ सब मिलकर काम करेंगे। तभी तो इसका निकनेम रखा हुआ है शरारती रुचि। सही में किसी ने सही नाम रखा है आपका, शरारती रुचि। आपने मुझे डरा ही दिया था। बोलती रहो दोनों कुछ भी, मैं तो तभी मानूंगी जब ज्वाइनिंग की पार्टी दोगी। ज्वाइनिंग की पार्टी भी हो जाएगी, पहले फर्स्ट सैलरी तो आने दो। आते पाती ना भूख। बस नेहा, इसका तो यही काम है। देखो, आज वो पहली बार हमारे कमरे में आई है, वेलकम चाय हमारी तरफ से बनती है। क्यों नेहा? मजा ही आ जाएगा फिर तो। और इनके लिए पैकेज भी मंगवा देना। वैसे सीरियसली डॉक्टर अमरजीत सर ने शुरू से ये कहा है कि इस कमरे का माहौल बहुत ही खुशनुमा होना चाहिए, ताकि जब भी पेशेंट इस कमरे के अंदर आए, खुश होकर तसल्ली पाकर इस कमरे से बाहर जाए। हाँ बिल्कुल, मरीज पहले इतने परेशान होते हैं, औरतें सालों साल अपनी टेंशन सहती रहती हैं, ऊपर से ओपीडी की भीड़, काफी दिक्कत होती है मरीजों को। ये तो है, ये तो मैम आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे मैम मुझे कुछ बताइए, आप यहाँ पेशेंट्स के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे उनके साथ बातचीत करते हैं? ओहो, फिर मैडम? ओह सॉरी रुचि, अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। कुछ बताओ मैम, कैसे करते हैं आप बात, कैसे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं? देखो नेहा,
हमने मरीज से सहेलियों की तरह बातें करनी है। पहले उनके बारे में पूछना है, उनकी बात ध्यान से सुननी है, उनके परिवार के बारे में पूछना है। हाँ बिल्कुल, और अगर उनके साथ उनकी सास, ससुर, पति, देवरानी, जेठानी, ननद कोई भी साथ में आया है तो उनको भी अंदर बुलाना है, उनको बिठा कर बात करनी है। तो कौन कौन से मरीज देखने हैं मैम हमें यहाँ पर? देखो नेहा, हमारा काम इस डीबीटी प्रोजेक्ट में चुनी हुई 6 बीमारियों के मरीजों को देखना है। पेशाब लीक होना, बच्चेदानी बाहर आना, माहवारी के दौरान दर्द होना, रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज, या जिनको बच्चा नहीं होता यानी इनफर्टिलिटी, और प्रेग्नेंट महिलाएं। अच्छा, तो हमें यहाँ गर्भवती महिलाओं को भी देखना है? वैसे तो उनके लिए आईसीएमआर प्रोजेक्ट है जिसमें कि वो पहली बार हुई गर्भवती महिलाओं को देखती है, पर हमारा काम दूसरी, तीसरी, चौथी बार हुई गर्भवती महिलाओं को देखना है। हाँ, और ईशा और प्रेरणा से भी दोस्ती कर लो, ये आईसीएमआर प्रोजेक्ट में है डॉक्टर अविनाश राणा के साथ। हेलो। आपसे मैं बाद में बात करती हूँ। तो मैम मुझे कुछ बताओ, यहाँ गायनी वालों का क्या रोल है? वो कैसे पेशेंट को देखते हैं और डील करते हैं? देखो भाई, हमारा काम गायनी वालों के बाद आता है। पहले मरीज आएगा, कार्ड बनवाएगा और गायनी में दिखाएगा। चेकअप, जांच के बाद दवाइयाँ लिखी जाएंगी। उसके बाद जो गंभीर बीमारी वाले पेशेंट्स हैं उन्हें डॉक्टर वही देखेंगे, और जिनको कम तकलीफ है उन्हें डॉक्टर कार्ड पर लिखकर चेकअप के बाद हमारे पास भेज देंगे। अच्छा, तो ऐसा क्यों? डबल चेकअप क्यों? इससे तो वक्त की बर्बादी नहीं होती। नहीं रे, इससे टाइम बचेगा। टाइम बचेगा कैसे? पीजीआई एक राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल है, ये तो तुम मानती हो ना जी। तो यहाँ पर डॉक्टर्स को जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उनके द्वारा कॉम्प्लिकेटेड केसेस यानी गंभीर बीमारी वाले मरीज ही देखे जाने चाहिए। लेकिन असल में होता क्या है, यहाँ पर आम बीमारी और कम तकलीफ वाले मरीज भी आते हैं, जिसे डॉक्टर को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। आधे से ज्यादा समय डॉक्टर को उन्हें देखने और समझने में ही चला जाता है। अरे भाई, डॉक्टर भी तो इंसान है, और वो मरीज जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है उन मरीजों पर डॉक्टर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं। ओह, अच्छा। तभी भारत सरकार ने डीबीटी प्रोजेक्ट डॉक्टर धालीवाल, डॉक्टर अमरजीत सिंह, डॉक्टर अविनाश राणा, डॉक्टर विनीता सूरी, डॉक्टर विनीता जैन और डॉक्टर मंडल की टीम को दिया है। अच्छा, अब समझे। क्या समझी? यही कि जो कम तकलीफ वाले मरीज होंगे वो वहां पर दिखाकर हमारे पास आएंगे, उनकी काउंसलिंग हम करेंगे, और जो ज्यादा तकलीफ वाले मरीज होंगे वो ओपीडी में ही दिखाएंगे, ताकि जो डॉक्टर हैं वो ज्यादा तकलीफ वाले मरीजों को समय दे सके। बिल्कुल ठीक। अब डॉक्टर रुचि आपको बताएंगी कि निसंतान दंपति और पेशाब लीकेज के मरीजों को क्या सलाह देनी चाहिए। महिलाओं में पेशाब लीकेज, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अक्सर औरतों में पेशाब लीक होने की समस्या पाई जाती है। जहां किसी किसी को कुछ बूंद पेशाब लीक होता है, कईयों में सारा ही पेशाब लीक हो जाता है। ये समस्या दिन में कई बार हो सकती है। यह एक ऐसी समस्या है जिनसे औरतों की निजी जिंदगी, दिनचर्या और मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पेशाब लीकेज होने की समस्या के कारण। महिलाओं में पेशाब लीकेज की समस्या पेटू की मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से होती है। यह कमजोरी उम्र बढ़ने के साथ, बच्चे के जन्म के बाद या माहवारी बंद होने के दौरान होती है। औरतों में पेशाब लीक होने की समस्या आसानी से ठीक की जा सकती है व नियंत्रण में लाई जा सकती है, जैसे कि एक खास तरह की वर्जिश जो पेटू की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और उन्हें ताकतवर भी करती है। वर्जिश शुरू करने से पहले हम पेशाब लीक होने की बीमारी के प्रकार जान लेते हैं। पेशाब लीक होने की बीमारी 3 प्रकार की होती है। पेट पर जोर पड़ने पर पेशाब निकलना यानी स्ट्रेस इनकंटिनेंस, खांसने, छींकने, वजन उठाने या उठकर बैठने से पेशाब की बूंदें निकल जाना। पेशाब आने पर रोक ना पाना यानी अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इसमें महिला मरीज पेशाब रोकने की इच्छा होने पर भी पेशाब रोक नहीं पाती हैं और पेशाब निकल जाता है। अक्सर औरतें कहती हैं कि वह शौचालय तक भी नहीं पहुंच पाती और पेशाब निकल जाता है। किसी किसी को ज़्यादा और बार बार पेशाब आता है या फिर नींद में ही पेशाब निकल जाता है। दोनों तरह की तकलीफ़ें एक साथ होना यानी मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। इसमें पेट पर जोर पड़ने पर पेशाब निकल जाता है और पेशाब आने पर पेशाब रोका भी नहीं जाता। पेशाब लीकेज रोकने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली और खान पान में कुछ बदलाव लाने ज़रूरी हैं। पानी या तरल पदार्थ कम ना करें,
कई बार गलत धारणाओं की वजह से पेशाब लीक होने की तकलीफ बढ़ जाती है। जैसे अक्सर औरतें पेशाब लीक होने के डर से पानी पीना कम कर देती हैं, लेकिन इसका उल्टा असर पड़ता है। यह तकलीफ को और बढ़ा देता है। अतः पानी या तरल पदार्थ लेना कम ना करें। ज़्यादा रेशेदार भोजन लें। खाने में साबुत अनाज, फल, सब्जियां और सलाद शामिल करें। इससे कब्ज नहीं होगी। कब्ज होने से भी पेशाब लीक होने की तकलीफ बढ़ सकती है। कब्ज से बचाव यानी पेशाब लीक होने से बचाव। भारी सामान ना उठाएं। जब आप भारी सामान उठाती हैं तो पेडू की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है और वह कमज़ोर हो जाती हैं। खुराक में बदलाव और कसरत करके मोटापा कम करना। यदि आप मोटी हैं तो अपना वजन कम करने की कोशिश करें। वजन कम करने से पेडू की मांसपेशियों पर कम दबाव पड़ेगा और तकलीफ आगे नहीं बढ़ेगी। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक आदि कम लें, क्योंकि इससे मसाने में जलन होती है और पेशाब लीक होने की समस्या बढ़ सकती है। पेशाब के संक्रमण या जलन से बचें। अपने गुप्तांग साफ रखें और अंदर के कपड़े ज़रूर बदलें। माहवारी के दौरान साफ सफाई का खास ध्यान रखें। बीड़ी या सिगरेट पीना कम करें या छोड़ दें। इससे खांसी नहीं होगी और पेट पर जोर नहीं पड़ेगा। खांसी होने पर भी पेशाब लीक होने की समस्या बढ़ सकती है। मानसिक तनाव से बचें। खुशहाल जिंदगी जिएं। अपने परिवार के साथ समय बिताएं। अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। हल्का व्यायाम करें, पूजा पाठ करें और ध्यान लगाएं। मसाने को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग यानी ब्लैडर ट्रेनिंग। जिन औरतों में पेशाब लीक होने की समस्या होती है वे जाने अनजाने बार बार और जल्दी जल्दी पेशाब जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मसाना खाली होने से पेशाब लीक होने की समस्या कम हो जाएगी। मसाने को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग का मतलब है कि आप इस अंतराल को बढ़ाएं ताकि आप 3-4 घंटे बाद ही पेशाब करें, क्योंकि ज़्यादा जल्दी जल्दी पेशाब करने से दिमाग गलत संकेत देना शुरू कर देता है और मसाने को जल्दी जल्दी पेशाब करने की आदत पड़ जाती है। इसलिए जब आपको जल्दी जल्दी पेशाब की इच्छा हो तो जो भी काम कर रही हो उसे छोड़ दें, आराम से बैठ जाएं या खड़ी हो जाएं। पेशाब रोकने की इच्छा पर ध्यान दें। पेडू की मांसपेशियां कस लें और धीरे धीरे गहरी लंबी सांसें लेती रहें। अपने मसाने को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग को सफल करने के लिए आपको कुछ भी पीने और उसके बाद पेशाब जाने की क्रिया को नोट करने के लिए इस तरह की एक डायरी बनानी होगी। पेडू की मांसपेशियों की कसरतें यानी कीगल कसरतें। मौलिक जानकारी। पेडू की मांसपेशियां खास तरह की मांसपेशियां होती हैं, क्योंकि ये पेडू के अंग, बच्चादानी, आंतड़े और मसाने को सहारा देती हैं। रजोनिवृत्ति के बाद कीगल कसरतें करना। अक्सर महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ पेशाब लीक होने की समस्या का खतरा बढ़ जाता है। इस समय यदि ये कसरतें नियमानुसार की जाएं, तो पेडू की मांसपेशियां मजबूत बनी रहने से यह समस्या नहीं होती। इन मांसपेशियों को मजबूत बनाने से पेशाब लीक होने या बच्चादानी बाहर खिसकने की समस्या से बचा जा सकता है। पेडू की मांसपेशियों की वर्जिश के लिए निर्देश। सबसे पहले उन मांसपेशियों को पहचानें जिनकी आपने वर्जिश करनी है। जैसे आपको लोगों से भरे कमरे में पाद आया हो तो उसे रोकने के लिए आप गुदा की मांसपेशियों को सिकुड़ते हैं। हम इन्हीं मांसपेशियों की बात कर रहे हैं। आप सही मांसपेशी को पहचानने के लिए अपनी योनि या गुदा में उंगली डालकर उंगली पर कसाव महसूस करने की कोशिश करें। कसाव महसूस करने के लिए आप जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हीं मांसपेशियों की बात कर रहे हैं। यानी टट्टी रोकने, पेशाब रोकने या पाद रोकने के लिए जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है वही पेडू की मांसपेशियां हैं। यदि फिर भी सही मांसपेशी को ढूंढने में आपको दिक्कत आ रही है तो अपनी महिला डॉक्टर की सलाह लें। वो सही मांसपेशी की पहचान करने में आपकी मदद करेंगे। एक बार सही मांसपेशी को पहचानने के बाद आप कसरत करने के लिए तैयार हैं। ये कसरतें आप बैठकर या लेटकर भी कर सकती हैं। पेडू की कसरतें यानी कीगल कसरतें कैसे करें? यह कसरतें करते हुए आपको अपनी योनि में कसाव महसूस होगा। साथ ही पेडू की मांसपेशियां ऊपर की ओर खिंचती हुई लगेंगी। धीरे धीरे पेडू की मांसपेशियों को कसें और 4 तक गिनें। 1, 2, 3, 4 और फिर इन्हें छोड़ दें।
इस तरह ये कसरत एक बार में 10 बार दोहराएं। इस तरह एक दिन में 4 बार ये कसरत करने की कोशिश करें और एक बार में 10 बार दोहराएं, यानी दिन में 40 बार आपको ये कसरतें करनी हैं। जैसे जैसे आपकी मांसपेशियां मजबूत होती जाएंगी, 1 से 4 तक की गिनती को 10 तक बढ़ा दें, यानी 10 गिनने तक मांसपेशियां कस के रखें और फिर इन्हें धीरे धीरे छोड़ दें। क्योंकि पेडू की मांसपेशियां अंदरूनी हैं, इसलिए बाहर से देखने पर किसी को भी पता नहीं लगेगा कि आप ये कसरतें कर रही हैं। इस वर्जिश को करने पर आप ये ना सोचें कि एकदम से आराम आ जाएगा। धीरे धीरे पेडू की मांसपेशियां मजबूत होंगी। शुरू में कई बार आप पेशाब लीक होने को नहीं रोक पाएंगी। घबराए नहीं, धीरज रखें और वर्जिश करती रहें। वर्जिश करते हुए सांस ना रोकें, सांस सामान्य तरीके से लेती रहें। कभी भी असल में पेशाब करते हुए धार रोकने की आदत ना डालें। अगर मसाने में पेशाब भरा हो तो कीगल कसरतें करने से उल्टा असर हो सकता है, इसलिए कसरत करने से पहले पेशाब जरूर कर लें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करके और कीगल कसरतों द्वारा पेशाब लीक होने की समस्या से निजात पा सकती हैं। इनफर्टिलिटी यानी बच्चा ना होना। बच्चे भगवान की देन होते हैं, सच है, सभी कहते हैं। परिवार में जब बच्चा आता है, परिवार के सब लोग खुशियां मनाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, मन्नत पूरी होने का प्रसाद चढ़ाते हैं, पंडित ग्रंथी से नाम निकलवाते हैं, यहाँ तक कि बच्चा आने की खबर मिलने से पहले ही खुशियों का माहौल हो जाता है। लेकिन उनका क्या, जिनको बच्चा नहीं होता, वो मियाँ बीबी इस खुशी से वंचित रह जाते हैं। कई दंपति तो लाख कोशिश करते हैं, दसियों अस्पताल में दिखाते हैं, लेकिन फिर भी गर्भ नहीं ठहरता। और कई लोग तो जादू टोने के चक्रों में पड़ जाते हैं, हल फिर भी नहीं निकलता। बच्चा ना होना एक ऐसा अभिशाप है जिससे मुक्ति पाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करने को तैयार होते हैं और कई तो करते भी हैं, हल फिर भी नहीं निकलता। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। अगर मियाँ बीवी में क्या खराबी है इसका डायग्नोसिस ही ना हो या खराबी पता लगने पर उसका ट्रीटमेंट ही ना हो तो पैसे खर्च करने से भी कोई फायदा नहीं होता। कुछ दंपतियों में बीमारी लाइलाज होती है, यानी उम्र भर का दाग लग जाता है, लेकिन हमारे समाज में ये धब्बा औरत को ही झेलना पड़ता है। यदि शादी के बाद दंपति को बच्चा ना हो तो औरत को ही बांझ कहकर ताने दिए जाते हैं। उसकी सास, ननंद और जेठानी उसका जीना मुश्किल कर देती हैं। बच्चा ना होने पर दोषी औरत को ही ठहराया जाता है, चाहे मर्द में शुक्राणु बिल्कुल 0 हो। विश्व भर में 10 में से 1 दंपति संतान सुख से वंचित रह जाते हैं, यानी 10%। इनमें से 40% केसों में खराबी मर्द में होती है, 40% केसों में खराबी औरत में होती है और 20% केसों में दोनों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। यानी बच्चा ना होने पर दोष दोनों में बराबर का होता है, सिर्फ औरत का नहीं। आमतौर पर हम किसी दंपति को निसंतान यानी इनफर्टाइल तब कहते हैं जब 2 साल लगातार साथ रहने के बाद भी उनको बच्चा ना हो। ऐसे केस में यदि पत्नी एक बार भी गर्भवती नहीं हुई होती तो हम इसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। जब एक बार या उससे ज़्यादा बार गर्भवती होने के बाद औरत को तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चा नहीं ठहरता तो इस अवस्था को हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब इस परेशानी के इलाज के लिए कुछ बातों को समझना ज़रूरी है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब दंपति इलाज कराना शुरू करते हैं तो इनमें से 30% दंपति बिना किसी इलाज या दवा के ही ठीक हो जाते हैं। यानी ऐसे हर 3 में से 1 दंपति यदि केवल धीरज रखें तो बच्चा ठहर जाएगा, बस वो उल्टा सीधा इलाज ना करवाएं। इन केसों में अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने से ही बच्चा ठहर सकता है, जैसे कि मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें, पहनावे में सूती कपड़े पहने, तंग अंडरवियर ना पहने, मोटापे से बचें, अपने खान पान में कुछ बदलाव लाएं, फास्ट फूड ना खाएं। ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और बच्चा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सब करने से भी यदि बच्चा नहीं ठहरता तो दंपति का सही इलाज होना जरूरी है, लेकिन इलाज शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे आपने पूरी कोशिश की है कि नहीं, यानी 2 साल से मियाँ बीवी साथ रह भी रहे हैं या नहीं।
पति टूर पर तो नहीं रहता, उसकी नौकरी कहीं दूसरे शहर में तो नहीं है, क्योंकि इससे भी फर्क पड़ता है। क्या पति पत्नी को संबंध बनाने के सही समय का पता है? सही समय है आपकी माहवारी के दिन को लेकर 12 से 18वां दिन। इससे ये पता लग जाएगा कि इलाज सफल होगा भी कि नहीं, बच्चे होने के चांसेस हैं भी कि नहीं। इसलिए सबसे पहले आप ये समझ लें कि यदि आपने अपनी समस्या सुलझानी है तो पूरी तरह से इलाज कराएं। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि अस्पताल में 1 या 2 चक्कर मारने से ठीक हो जाएगी। कदम दर कदम आपको मंजिल पूरी करनी है। अस्पताल में डॉक्टर आपका इलाज करेंगे और कई टेस्ट भी लिखेंगे, तभी पता लग पाएगा कि कमी कहाँ है, क्या है, तभी इलाज शुरू हो पाएगा। यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि बच्चा न होने के इलाज में पति पत्नी दोनों की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि केवल पत्नी अकेले ही अस्पताल के चक्कर काटती रहे, ऐसा करना गलत सोच है। पति को भी पत्नी के साथ अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि इलाज के दौरान पति के भी कुछ टेस्ट होते हैं। वैसे तो इलाज के दौरान पूरे परिवार का सहयोग होना जरूरी है। पति पत्नी इस बात का खास ख्याल रखें कि वो एक दूसरे को इस बीमारी का दोष न दें। पति की जिम्मेदारी है कि वो पत्नी का ध्यान रखे, उसका इस मुश्किल समय में साथ दे। पति की जिम्मेदारी है कि वो पत्नी का ध्यान रखे। कमी चाहे किसी में भी हो, दोनों मिलकर इस मुश्किल का सामना करें। आपका इस दुनिया में आने का एक खास मकसद है, एक खास प्रयोजन है। जो भी आपके साथ हो रहा है उसका सामना करें, जो भी होगा अच्छा ही होगा, धीरज रखें। आपका काम कोशिश करना है और डॉक्टर भी आपकी इस कोशिश में आपकी भरपूर मदद करेंगे, लेकिन आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को आप एक सामान्य दिशा निर्देश के रूप में लें, इलाज करवाएं और खुशहाल जिंदगी जिएं। अब आपको डॉक्टर पूर्णिमा मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति और प्रोलैप्स यानी पेडू के अंग बाहर आने की समस्या के बारे में समझाएंगी। पेडू यानी कि पेल्विस के अंग बाहर आने की समस्या, जिसे हम आम भाषा में बच्चेदानी बाहर आना भी कहते हैं। औरतों में ये समस्या एक आम समस्या है। संसार भर के देशों में आधे से ज्यादा महिलाओं को मां बनने के बाद ये तकलीफ हो जाती है। आंकड़ों में ये पाया गया है कि 7 से 23% महिलाओं को ये बीमारी मां बनने के बाद हो जाती है। बच्चेदानी बाहर निकलना एक तकलीफदेह बीमारी है। यह पेडू की मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से होती है। इस समस्या में बच्चेदानी योनि के रास्ते बाहर की ओर खिसक आती है। मां बनने के बाद शुरुआती अवस्था में काफी महिलाओं को इस तकलीफ के बारे में नहीं पता चल पाता है। मां बनने के बाद बच्चेदानी बाहर खिसकने की समस्या काफी महिलाओं को रहती है, पर उनको शुरुआती अवस्था में इसके कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। कई औरतों को नीचे की तरफ भारीपन या दबाव महसूस होता है। संबंध बनाते समय उनको नीचे की तरफ दर्द महसूस होता है। ज्यादा देर खड़े रहने पर या चलने फिरने पर उनको नीचे की तरफ भारीपन महसूस होता है। महिलाएं इसकी वजह से अपना रोजमर्रा का काम ठीक से नहीं कर पाती हैं। ये काफी दयनीय स्थिति है। कई सामाजिक कारणों के चलते महिलाएं इसका शुरुआती अवस्था में इलाज भी नहीं करवा पाती हैं। जैसे जैसे ये तकलीफ बढ़ती है, मरीज को लगता है कि जैसे उन्हें लैट्रिन या पेशाब बार बार आ रहा हो, या लैट्रिन या पेशाब जाते समय रुकावट महसूस हो रही हो, या उन्हें कभी कभी ऐसे भी लगता है कि लैट्रिन या पेशाब ना आया हो पर जाने की इच्छा महसूस होती हो। कई औरतों को लैट्रिन या पेशाब जाते समय बच्चेदानी को हाथ से अंदर भी करना पड़ता है। इससे कभी कभी उनका पेशाब रुक भी जाता है, जिससे कि पेशाब की नली बंद होने के कारण उनका गुर्दों पर उल्टा असर भी पड़ सकता है। जिन औरतों को बच्चेदानी बाहर आने की समस्या है, उन औरतों को अक्सर पीठ दर्द की भी शिकायत रहती है। इसके अलावा उन्हें पेशाब की तकलीफ, जैसे पेशाब लीक हो जाना, लैट्रिन जाते समय दर्द आना और बदबूदार पानी पड़ना आदि समस्याएं भी हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इन सभी समस्याओं के कारण महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी काफी दुर्भर हो जाती है। भारत जैसे देश में महिलाएं इन समस्याओं के कारण खुलकर सामने नहीं आती हैं, पर बच्चेदानी बाहर निकलने की समस्या को हम शुरुआती अवस्था में ही रोक सकते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगी कि औरतों में बच्चेदानी बाहर आने के क्या लक्षण हो सकते हैं। पहला लक्षण, पेट में या नीचे भारीपन लगना। दूसरा लक्षण, पेशाब संबंधी समस्याएं। तीसरा लक्षण, पेट के विकार जैसे कि पेट से जुड़ी कोई समस्याएं, कब्ज रहना। चौथा लक्षण, सेक्स संबंधी परेशानियां। और पांचवा लक्षण, पेटू या पीठ में अक्सर दर्द रहना। अब मैं आपको बताऊंगी कि बच्चेदानी बाहर निकलने की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, कम, ज्यादा और बहुत ज्यादा, जिसे कि हम पहली, दूसरी या तीसरी अवस्था में विभाजित करते हैं। पहली अवस्था, इस अवस्था में बच्चेदानी थोड़ी सी नीचे की ओर खिसक जाती है। शुरुआती अवस्था में इसका कोई लक्षण नहीं मालूम चलता है। मरीज को हर समय नीचे की तरफ हल्का हल्का भारीपन महसूस होता है। डॉक्टरी जांच के बाद ही इस अवस्था का पता लगाया जा सकता है। दूसरी अवस्था, इस अवस्था में बच्चेदानी और नीचे की तरफ खिसक जाती है। इस अवस्था में बच्चेदानी का थोड़ा सा सिरा नीचे की तरफ दिखना शुरू हो जाता है। तीसरी अवस्था, इस अवस्था में लगभग पूरी बच्चेदानी बाहर की ओर खिसक आती है। ये प्रोलैप्स की यानी कि बच्चेदानी बाहर आने की सबसे गंभीर समस्या है, जिसे कि हम अंग्रेजी में प्रोसिडेंशिया भी कहते हैं। अब मैं आपको बच्चेदानी बाहर आने की बीमारी के कई और प्रकार भी बताऊंगी। पहला, सिस्टोसील, जिसमें कि पेशाब की थैली का वजन बढ़ना। दूसरा, रेक्टोसील, मलाशय की थैली का वजन बढ़ना। तीसरा, एंटेरोसील, जिसमें कि आंतों का नीचे की ओर वजन बढ़ना। और चौथा, वॉल प्रोलैप्स, योनि के वॉल का नीचे खिसकना। पेटू की मांसपेशियां कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं। गर्भधारण यानी कि डिलीवरी होना, मोटापा, रसौली या कोई बड़ा फाइब्रॉइड, लंबी खांसी रहना, कब्ज होना, भारी वजन उठाना, पेटू का ऑपरेशन या लैट्रिन जाने के तरीके पर भी निर्भर करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि बच्चेदानी बाहर आने की समस्या को हम शुरुआती अवस्था में ही रोक सकते हैं, जिसके लिए हम मरीज को कीगल कसरतें यानी कि कीगल एक्सरसाइजेस करने की सलाह देते हैं। इन कसरतों को करने से पहले मरीज को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, यानी कि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ परहेज करने होते हैं, जैसे कि भारी वजनदार या वजन उठाने वाला कोई काम ना करें, पैरों के भार ना बैठें, सीढ़ियां आराम से उतरें और चढ़ें और कब्ज ना होने दें। पेटू की मांसपेशियों की कसरत यानी कीगल कसरत करने से पेटू की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह कसरत बच्चेदानी बाहर आने की बीमारी को रोकती है। महिलाएं इस कसरत को कभी भी किसी भी समय दिन में कर सकती हैं। चूंकि यह कसरतें करते समय दूसरों को मालूम नहीं पड़ता है और महिलाएं बिना किसी शर्म के यह कसरतें बैठकर और लेटकर कर सकती हैं। पेटू की मांसपेशियों की कसरत यानी कीगल कसरत कैसे करें? ये बेहद ही आसान कसरतें होती हैं जिन्हें कि हम आसानी से निपटा सकते हैं। पर पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हम इस कसरत को बिल्कुल ठीक ढंग से करें। गलत ढंग से की हुई कसरत का कोई असर नहीं होता है। पहले हम ये जान लें कि पेटू की मांसपेशियां कौन सी मांसपेशियां होती हैं। यह वही मांसपेशियां होती हैं जिन्हें हम पेशाब या लैट्रिन जाते समय इस्तेमाल करते हैं। यह कसरत करते समय आपको योनि खिंचती हुई महसूस होगी और पेटू की मांसपेशियां ऊपर की ओर खिंचती हुई महसूस होंगी। अगर आप इन मांसपेशियों की पहचान ना कर पाए तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको सही मांसपेशियां ढूंढने में मुश्किल हो रही हो तो आप अपनी महिला डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। सही मांसपेशियों की पहचान होने के बाद आप ये कसरतें शुरू कर सकती हैं। इस कसरत को आप 2 अवस्थाओं में कर सकती हैं, बैठकर या लेटकर। जब आप बैठकर करें तो एक बात का ध्यान रखें कि आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और कुर्सी से लगी होनी चाहिए। जब आप ये कसरत लेटकर करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सीधे लेटकर आपके घुटने मुड़े होने चाहिए और उनके बीच में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। कसरत करने का तरीका, धीरे धीरे नीचे से पेटू की मांसपेशियों को कसें और उन्हें 4 गिनने तक रोक कर रखें। 1, 2, 3, 4 और धीरे धीरे छोड़ दें। इस कसरत को एक बार में 15 बार करें।
और दिन में 4 बार दोहराएं। जैसे जैसे पेटू की मांसपेशियां मजबूत होंगी, वैसे वैसे रोक के रखने की गिनती 4 से 10 तक बढ़ा दें। यानी 10 गिनने तक मांसपेशियां कस के रखें और 10 गिनने तक धीरे धीरे ढीला छोड़ दें। ध्यान रहे, यह कसरत करते समय सांस नियम पूर्वक लें, पेट अंदर बाहर ना करें, शरीर को ऊपर या नीचे की तरफ हिलाएं डुलाएं ना। यह कसरतें जरूरत से ज्यादा ना करें। ज्यादा कसरत करने से मांसपेशियों में थकान आ जाती है, जिससे कि कसरत का कोई असर नहीं हो पाता है। रजोनिवृत्ति यानी कि मीनोपॉज। महिलाओं में मासिक धर्म यानी महीने बंद होने के पड़ाव को हम मीनोपॉज कहते हैं। आमतौर पे महिलाओं में 45 से 55 साल की उम्र के बीच में महीने आने बंद हो जाते हैं। यह एकदम से बंद होने की प्रक्रिया नहीं है। महिलाओं में महीने बंद होने से पहले शरीर में कई बदलाव आते हैं, जिससे कि महीने कम या ज़्यादा हो जाते हैं। महिलाओं में मीनोपॉज होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मीनोपॉज होने पर महिलाओं को कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जो कि उनमें हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होती है। कई महिलाओं को इन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जबकि कई महिलाओं को इन समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ता है। अब मैं आपको मीनोपॉज से जुड़े हुए कुछ लक्षणों के बारे में बताऊंगी। पहला लक्षण, माहवारी में गड़बड़ी होना। इस दौरान कई महिलाओं को कम या ज़्यादा माहवारी आने की शिकायत होती है। कुछ महिलाओं को माहवारी के समय पीस भी पड़ते हैं, जबकि कुछ महिलाओं को बिल्कुल नियमित रूप से माहवारी आती है और धीरे धीरे वे बंद हो जाती है। दूसरा लक्षण, गर्म ठंडे पसीने पड़ना। ये लक्षण आमतौर पर ज़्यादातर महिलाओं में देखा गया है। इस दौरान महिला को एकदम से गर्मी या ठंड लगने लग जाती है, उसको पसीने पड़ने लग जाते हैं और एकदम से घबराहट होने लग जाती है। तीसरा लक्षण, रात को सोते समय गर्म या ठंडे पसीने पड़ना। इस दौरान रात को सोए सोए महिला को एकदम से पसीने पड़ते हैं, जिससे कि उनकी नींद खुल जाती है और फिर उन्हें ठीक से नींद नहीं आ पाती है। चौथा लक्षण, योनि में सूखापन होना। इस दौरान महिला को संबंध बनाते समय दर्द होना या फिर नीचे की तरफ जलन या खुजली की शिकायत रहना। पांचवा लक्षण, जोड़ों में दर्द रहना। इस समय महिलाओं को ज़्यादातर जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। यह लक्षण अमूमन कैल्शियम की कमी के कारण होता है। छठा लक्षण, मीनोपॉज के दौरान पेशाब लीकेज की समस्या होना। ज़्यादातर औरतों में इस उम्र में खांसते छींकते वक्त पेशाब की बूंदें निकल जाती हैं या उनका पेशाब रुक नहीं पाता है। सातवां लक्षण, त्वचा संबंधी तकलीफें। इस उम्र में महिलाओं की त्वचा काफ़ी ढीली हो जाती है। यह त्वचा के सूखेपन के कारण होता है, जिससे कि उन्हें झुर्रियां और रेखाएं पड़ने की शिकायत होती है। आठवां लक्षण, व्यवहार में बदलाव आना। मीनोपॉज के दौरान महिलाओं के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आता है। महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं और उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। नौवां लक्षण, नींद ना आना। औसतन 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है, लेकिन महिलाओं को इस उम्र में ठीक से नींद नहीं मिल पाती है। जैसे कि रात को सोते समय गर्म ठंडे पसीने पड़ना, जिससे कि नींद बार बार खुल जाना और ठीक से बाद में नींद ना आना, जिससे कि महिलाओं की स्वास्थ्य प्रणाली पर इसका उल्टा असर पड़ता है। 10वां लक्षण, वजन बढ़ना। लगभग 90% महिलाओं में देखा गया है कि मीनोपॉज या मीनोपॉज के बाद के समय में उनका वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ने की तकलीफ हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होती है। मीनोपॉज के लक्षणों के समाधान के लिए कुछ दिशा निर्देश। सबसे पहले आप अपनी जीवन शैली में, अपने रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव लाएं। जैसे कि अगर आपको गर्म ठंडे पसीने पड़ने की शिकायत है, उस दौरान आप खुले एवं सूती कपड़े पहनें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, खुले हवादार कमरे में रहें। जिस कमरे में आप सोती हैं वह खुला और हवादार होना चाहिए। रोज़ 20 से 25 मिनट व्यायाम करें, गहरी लंबी सांस लेने वाली कसरतें करें,
सैर पर जाएं और संतुलित आहार लें। संतुलित आहार में आप सोयाबीन एवं सोयाबीन से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करें, जैसे कि सोया दूध, टोफू पनीर इत्यादि। दूध एवं दूध से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करें। इनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन एवं कैल्शियम होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करें। मौसमी ताज़े फल खाएं, उनका जूस लें। दालों का प्रयोग करें और मसालेदार तला भुना हुआ खाना कम खाएं। मेनोपॉज हर एक महिला की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, पर यह हर महिला पर निर्भर करता है कि वह इसे अपने जीवन में कैसे लेती हैं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगी कि मेनोपॉज के दौरान घबराएं ना, जिंदगी के प्रति सकारात्मक सोच रखें, अपना ध्यान धार्मिक कार्यों में लगाएं और अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाने से वह मेनोपॉज के दौरान होने वाले लक्षणों से आसानी से निजात पा सकती हैं। इसके बाद मैं यह कहना चाहूँगी कि मेनोपॉज एक ऐसा समय है जब एक महिला को अपने परिवार और अपने पति का पूर्ण योगदान चाहिए होता है। उस समय महिला को कोई समझने वाला या उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पति का योगदान इस समय में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पहले बताई गई बातें, आहार में थोड़ा सा बदलाव करने से, व्यायाम करने से, योग क्रिया करने से आप मेनोपॉज के पड़ाव को आसानी से पार कर सकती हैं। अब मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है। जब ज़रूरत हो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। कोई भी दवा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें और अपनी समय पर जांच करवाती रहें। नेहा, अब तो तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया है हमारे साथ काम करते हुए। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं मेरे साथ। एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। एक पेशेंट आए थे, बहुत बुजुर्ग माता जी थे, वो आए थे मेरे पास 8 से महीना पहले। तो उनको मैंने किगल एक्सरसाइज समझाई तकलीफ के लिए, उनको पेशाब लीकेज की प्रॉब्लम थी। तो अभी वो आज मेरे पास आए फॉलोअप के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, माता जी अब तकलीफ में कुछ है, फ़र्क है, कसरत करते थे? तो उन्होंने बोला हाँ, मैंने पूरे महीने लगातार कसरत की है जैसे आपने बताई थी, तो मुझे भी लगा फिर तो फ़र्क होगा। तो मैंने उनसे पूछा, माता जी अब फ़र्क है तकलीफ में? तो वो कहते हैं नहीं पुत्र, मैंने फ़र्कता नहीं है, बट मेरी मुट्ठियाँ आज पेन हो रही है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मुट्ठियों में पेन होने का तो कोई मतलब ही नहीं है जब उन मसल्स का कोई काम ही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि माता जी आप आराम से बैठो और मुझे करके दिखाओ, आपको कसरत करते कैसे थे? तो वो बैठे और उन्होंने अपने हाथ ऐसे किए। कहते मैं कसती थी, 4 सेकंड के लिए रोकती थी और छोड़ देती थी, फिर कसती थी, 4 सेकंड रोकती थी और छोड़ देती थी। तो मुझे सुन के इतनी हैरानी हुई। मैंने माता जी को बोला, माता जी मुट्ठियाँ मैं कसती थी आपको सिखाने के लिए कि नीचे की मांसपेशियाँ कसनी है, 4 सेकंड रोकनी है और छोड़नी है, मगर आपका मुट्ठियों का कोई काम नहीं था, आपने नीचे से ही कसना था। तो उस एक्सपीरियंस को देखकर माता जी को फिर मैंने दोबारा समझाया अच्छे से, और वो सुन के मुझे सच में लगा कि कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ बता देते हैं, पेशेंट अपने तरीके से ले जाते हैं, तो उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, बट शायद हमें अपने समझाने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से समझा सकें और ऐसा कोई केस दोबारा ना हो। और हाँ, आज भी तो आई थी सुबह एक पेशेंट जो हम सर से डिस्कस कर रहे थे। वो पेशेंट आते ही कहती है कि मुझे एक्सरसाइज करने से नीचे दबाव पड़ता है और बाथरूम आना शुरू हो जाता है। तो जब उसको पूछा हमने, तो हमने उसको 2 एक्सरसाइज समझाई थी, एक अपना वजन कम करने के लिए और एक जो पेशाब लीकेज के लिए। तो वो क्या कर रही थी, पेशाब लीकेज की एक्सरसाइज को टांगे उठा के कर रही थी, जैसे वजन कम करना है उन्हें। तो ये भी एक दिक्कत है। फिर उसको हमने समझाया कि नहीं, आपने गोडे मोड़ के ऐसे लेट के करनी है। तो पेशेंट अक्सर हमारी पूरी बात सुनते ही नहीं है, आधी अधूरी बात समझ के वो गलत कसरतें करनी शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि जो प्रोलैप्स के पेशेंट हैं और यूआई के पेशेंट्स हैं, उनके लिए हमें कसरत करने के तरीका जो है बैठ के और लेट के, वो ठीक से बताना बहुत ज़रूरी है। बैठ के जब करें, कुर्सी पे सीधे बैठें, उनकी कमर पीठ सीधी होनी चाहिए, और जब लेट कर करें तो सीधे लेट कर घुटने मोड़ कर करें। ये बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा क्लैरिफाई करें पेशेंट को। बिल्कुल ठीक। तुम्हें बहुत दिन हो गए आए हुए, अब कुछ बता दो हमें पेशेंट्स को। हाँ भाई नेहा, अब तो तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना अब तुम हमारे पेशेंट्स को गर्भावस्था में क्या करें क्या ना करें उसके बारे में बताओ, और एक जिन महिलाओं को और लड़कियों को माहवारी के दौरान यानी कि पीरियड्स के दौरान दर्द होता है, उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी दो।
माहवारी यानी कि डिस्मेनोरिया, यह लड़कियों में पाई जाने वाली एक आम समस्या है। आधी से ज़्यादा लड़कियां अस्पताल में इस समस्या को लेकर ही डॉक्टर के पास जाती हैं और बहुत को लगता है कि ये दर्द उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसलिए वो नहीं जाती हैं। और कुछ सोचती हैं कि गायनी डॉक्टर के पास जाना शादी से पहले ठीक नहीं है। यह दर्द 13 से 14 साल की उम्र में शुरू होता है और अक्सर शादी के बाद बच्चे होने पर ही यह दर्द खत्म होता है। इस दर्द में औरत के पेट के नीचे वाले भाग यानी कि पेडू में दर्द होता है। यह दर्द माहवारी के साथ ही शुरू होता है और 2-3 दिन तक रहता है। माहवारी के दर्द की तीव्रता कम या ज्यादा हो सकती है। किसी में यह दर्द मीठा मीठा होता है और कई लड़कियों को इतना दर्द होता है कि उनको दवाई लेनी पड़ती है और अपने स्कूल से और काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। मासिक धर्म के दर्द से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? यदि महिलाएं अपने रहन सहन में कुछ बदलाव लाएं तो माहवारी के दर्द को कम किया जा सकता है। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने से आप माहवारी के दर्द को कम कर सकते हैं, जैसे कि अपने घर के, अपने ऑफिस के और अपने स्कूल के तनाव से बचें। अपना समय अपने परिवार या अपनी सहेलियों के साथ बिताएं। योग करें, धूम्रपान ना करें और धूम्रपान करने वालों से दूर रहें। माहवारी में साफ सफाई का खास ध्यान रखें, जैसे कि रोज नहाएं, गुप्तंगों को साफ करें, सूती अधोवस्त्र यानी कि सूती अंडरवियर पहनें, उन्हें अच्छे से धोकर धूप में सुखाएं। माहवारी के दिनों में बाजार में मिलने वाले पैड का इस्तेमाल करें। उस पैड को इस्तेमाल करने के बाद कागज में लपेट कर फेंक दें। यदि घर का कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस कपड़े को इस्तेमाल करके या तो फेंक दें और अगर उसका दोबारा इस्तेमाल करना है तो उस कपड़े को अच्छे से धोकर डिटॉल में भिगोएं और उसको धूप में सुखाएं। माहवारी के समय खान पान में बदलाव लाएं, जैसे कि गर्म पेय पदार्थ यानी कि चाय या दूध लें, हल्का खाना खाएं, हरी सब्जियां, फ्रूट, गुड़ और खजूर लें। नमक, नमकीन चीजें, केक, पेस्ट्री, फास्ट फूड, कॉफी, इन चीजों से परहेज करें। व्यायाम व योगासन। माहवारी के दर्द में व्यायाम करने से फायदा होता है, जैसे कि पेट के निचले हिस्सों में उंगलियों के पोरों से हल्की हल्की मालिश करें, नियम से सैर करें और माहवारी के दिनों में भारी सामान ना उठाएं। माहवारी का दर्द दूर करने के लिए कसरतें। कुछ आसान कसरतें माहवारी के दर्द में आराम पहुंचाती हैं। कसरतें करते वक्त हमारे दिमाग से कुछ रसायन निकलते हैं जो कि प्राकृतिक दर्द निवारक होते हैं, इसलिए नियमित रूप से कुछ आसान कसरतें करने से इस दर्द से आराम पाया जा सकता है। आइए अब हम आपको माहवारी के दर्द को दूर करने की कुछ आसान विधियां बताएं। यह कसरतें सारे महीने नियम से करें। महीने के दिनों में ये कसरतें ना करें और दिन में 2 बार यानी कि सुबह और शाम ये कसरतें करें और हर बार 10 से 20 मिनट तक करें। पहली कसरत, पेट से सांस लेने वाली कसरत। इस कसरत में आप अपनी पीठ सीधी कर लेट जाएं और टांगे मोड़ लें। अपना ध्यान पेट से सांस लेकर, फुलाकर और चिपकाने पर दें। छाती से सांस ना लें। 10 बार अपना पेट फुलाएं और चिपकाएं। इस प्रकार यह आसान कसरत की जाती है। दूसरी कसरत, कर्ल अप कसरत। इस कसरत में अपनी पीठ सीधी रखें और अपने घुटने मोड़ लें। दोनों हाथों से अपने घुटने पकड़ लें और अपनी ठोडी को घुटनों से लगाने की कोशिश करें। अगर ठोडी घुटनों से नहीं भी लगती तो कोई बात नहीं। तीसरी कसरत, कुर्सी वाली कसरत। इस कसरत में आप कुर्सी के पीछे खड़े हो जाएं और एक पंजे से अपनी एड़ी उठाएं। इसी तरीके से दूसरे पंजे से दूसरी एड़ी उठाएं और इस पोजीशन में 10 सेकंड तक खड़े रहें। अब फिर से एड़ी को नीचे करके सीधा खड़े हो जाएं और इस तरीके से इस कसरत को 20 बार दोहराएं। चौथी कसरत, घुटने मोड़ने वाली कसरत। इस कसरत में आप कुर्सी के पीछे खड़े होकर अपने घुटने मोड़ लें और फिर सीधे खड़े हो जाएं। इस तरह ये कसरत 5 बार दोहराएं। पांचवी कसरत, मुड़े हुए घुटनों के पीछे कपड़े का गोला रखें और दबाएं और इस तरीके से 5 सेकंड तक दबा के रखें। फिर सीधे खड़े हो जाएं और इस तरीके से इस कसरत को 5 बार दोहराएं। माहवारी के दर्द से आराम पाने के लिए गर्म पानी की बोतल का इस्तेमाल। ऐसा माना जाता है कि गर्मी पाकर पेट के निचले हिस्से की सोजिश जो है वो कम हो जाती है
और इसी सूजन से दर्द भी होता है। गर्मी पाकर बच्चेदानी की नसें खुलकर फैल जाती हैं, जिससे कि उनमें खून का दौरा ठीक हो जाता है और दर्द कम हो जाता है। सबसे पहले रबर की बोतल में गर्म पानी भर लें। उसको मेज पे रखकर हल्के हाथ से उसमें से हवा निकालकर उसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर लें। फिर बोतल को उल्टा करके देखें कि उसमें से पानी ना लीक हो रहा। अब इस बोतल को एक साफ कपड़े पे अच्छे तरीके से लपेट दें। अब इस गर्म पानी की बोतल को अपने पेट के नीचे वाले हिस्से में रखकर अच्छे से सेक लें। इससे दर्द में आराम मिलेगा। इस तरीके से कुछ आसान कसरतें करके और गर्म पानी की बोतल की सिकाई से माहवारी के दर्द से आराम पाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, ये सब उपाय करने के साथ साथ डॉक्टर को दिखाना भी जरूरी है। एक डॉक्टर और एक मरीज का रिश्ता बहुत ही अनोखा होता है, मगर आजकल लगता है जिस तरीके से परिवार और दोस्तों के रिश्ते बदल रहे हैं, उसी तरीके से ये रिश्ता भी बदल गया है। पहले डॉक्टर की कही हुई हर बात पर मरीज यकीन करता था, मगर आजकल मरीज पहले से ही अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ जानकर आता है। इसलिए वो डॉक्टर की दी गई हर दवाई, हर पर्चे पर सवाल करता है और हर डॉक्टर का ये फर्ज बनता है कि वो उसके पूछे हुए हर सवाल का जवाब सही सही दे। इस बदलाव के चलते बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर अपने मरीज की हर बात को समझे, खास तौर पर उनके दिमाग में चल रही उनकी बीमारी के बारे में जो भी प्रश्न है, जो शक हैं, उनके जो जवाब हैं वो डॉक्टर के पास होने चाहिए। और यही बात एक गर्भवती महिला की देखभाल पर भी लागू होती है। पेट में पलते बच्चे के कारण महिला के शरीर में कई तरीके की दिक्कतें आती हैं, कई तरीके के बदलाव आते हैं, मगर इन दिक्कतों से, इन तकलीफों से गर्भवती महिला को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके इलाज आमतौर पर घर पर ही मिल जाते हैं। नए माहौल में नई तरह की बातें पिछले 50-60 सालों में देखी जा रही हैं। हमारी जिंदगी की रोजमर्रा की प्राकृतिक बातें आजकल डॉक्टरी क्षेत्र में शामिल हो गई हैं। पहले ज़माने में बच्चे को दूध पिलाना, उनका पालन पोषण घर में बड़ी बुजुर्गें करती होती थी, मगर आजकल इसका भी एक व्यवसाय बन गया है। माँ की गर्भावस्था से लेकर बच्चे के पालन पोषण तक ये सब व्यवसाय बन चुका है और इसके पैकेजेस बड़े अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मौजूद हैं। लेकिन बड़े सरकारी अस्पतालों में अगर डॉक्टर सामान्य गर्भवती स्त्री की तकलीफों को सुनने में और उनको समझाने में ही अपना समय लगा देगा, तो गंभीर बीमारी वाली महिलाओं को देने के लिए डॉक्टर के पास समय नहीं होगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पीजीआई ने गायनी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और बायोटेक्नोलॉजी विभाग के साथ मिलकर 2060 रूम नंबर की स्थापना की है, जिसमें एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम बाकी बीमारियों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी सेवा प्रदान करते हैं, जिसमें उनको अपनी देखरेख और खान पान के बारे में बताया जाता है। इस कमरे की खास बात यह है कि इस कमरे में मरीज के साथ उनकी सास, ससुर, पति, जेठ, जेठानी, रिश्ते में कोई भी हो, वो आकर अपनी समस्याएं हमारे सामने रख सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए मरीज पहले ओपीडी में गायनी का कार्ड बनवाते हैं और वहीं पर डॉक्टर को दिखाते हैं। उसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि ये ज़्यादा तकलीफ वाले मरीज नहीं है, तो डॉक्टर उस मरीज को हमारे पास भेज देते हैं और इस कमरे में हम मरीज की काउंसलिंग करते हैं और उनको कसरतें बताते हैं। इससे डॉक्टरों का टाइम बचता है और जब पेशेंट हमारे पास आता है तो मरीज और उसके परिवार के लोगों को खुशी होती है कि हमारी बात अच्छे से सुनी गई है और हमारी बात को तवज्जो दिया गया है। खास बात यह है कि आजकल के पढ़े लिखे पति ये जानना चाहते हैं कि गर्भावस्था में अपनी पत्नी को क्या खिलाएं, क्या ना खिलाएं, कैसे उनकी देखरेख करें, तो इस कमरे में इन सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी विभाग और पीजीआई गायनी डिपार्टमेंट के सहयोग से जो कमरा नंबर 2060 में प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे काफ़ी मरीजों को फायदा हुआ है। हमें आशा है कि आने वाले समय में पीजीआई द्वारा किए गए इस प्रयास से मरीजों को फायदा होता रहेगा।